हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। और बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम समझेंगे कि टैक्स से पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकलती है, टैक्स के बाद कैसे निकलती है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स का क्या रिलेशन है, डेड वेट लॉस क्या होता है टैक्सेशन का, वो सब इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। तो मैं पार्ट्स में क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और धीरे धीरे उन सब पार्ट्स को आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का। तो देखिए जी, फर्स्ट पार्ट है, आपका सप्लाई फंक्शन गिवन है QS इज इक्वल टू 2P, डिमांड फंक्शन गिवन है QD इज इक्वल टू 300 माइनस P। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी यहाँ पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको आप लोग? जब इसका सॉल्यूशन करेंगे कहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटे? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? सप्लाई है 2P, डिमांड है 300 माइनस P। P वहां चला जाएगा तो 3P, यानी P आ गया 100। और क्वांटिटी चाहे आप डिमांड से निकालें चाहे सप्लाई से। इफ आई पुट P इज इक्वल टू 100 इन द सप्लाई कर्व, आई गेट क्वांटिटी एज 200। और इफ आई पुट P इज इक्वल टू 100 इन द डिमांड का, अगेन आई गेट क्वांटिटी एज 300। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है 100 यूनिट्स का और क्वांटिटी है 300 यूनिट्स की। मैं यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे प्राइस की और क्वांटिटी की यूनिट्स मालूम नहीं है, क्वेश्चन ने दी नहीं, ठीक है। तो हम यूनिट्स में बोलेंगे, प्राइस इज 100 यूनिट्स एंड क्वांटिटी इज 200 यूनिट्स। क्लियर है बात? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है कि सपोज अ टैक्स टी इज प्लेस्ड ऑन बायर्स। टैक्स बायर्स पे भी लगाया जा सकता है, सेलर्स पे भी लगाया जा सकता है। यहाँ बायर्स पे लगा है। फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स एंड प्राइस पेड बाय बायर्स। ठीक है जी। तो बच्चों ये देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि अगर टी यूनिट्स का टैक्स लगा दिया सेलर बायर्स पे, तो जो हमारा डिमांड फंक्शन था, आप देखिए डिमांड फंक्शन था हमारे पास क्या, अ, ये रहा QD is equal to 300 minus P. This will change. Now this demand function will change. Buyers को P रुपीज तो sellers को देने हैं, इसके अलावा T रुपीज, मान ले प्राइस की यूनिट T रुपीज है, इसके अलावा T रुपीज उसको गवर्नमेंट को देने एज अ टैक्स, क्योंकि टैक्स किस पे लगा है? बायर्स पे लगा है। तो न्यू डिमांड फंक्शन क्या होगा? ये होगा 300 माइनस P प्लस T। तो ध्यान देने की बात यह है पे, यहाँ पे जो P है, P इज द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स एंड P प्लस T इज द प्राइस पेड बाय बायर्स। ठीक है। फिर से क्या करेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, यानी 2P इज इक्वल टू 300 माइनस P माइनस T। मैंने ब्रैकेट खोल दिया है बोला, माइनस P इधर आ जाएगा, तो मुझे मिल रहा है 3P इज इक्वल टू 300 माइनस T, यानी P आ गया 100 माइनस T बाय 3। तो ये क्या है? ये है प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स। P इज द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स। तो प्राइस पेड बाय बायर्स क्या है? वह बेटे उन्होंने P रुपीज सेलर को दिए हैं, सॉरी, P रुपीज दिए हैं सेलर को, और साथ साथ प्लस T रुपीज दिए हैं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स। इसमें T ऐड कर देंगे जब आप, तो ये माइनस T बाय 3 प्लस T हो जाएगा, प्लस 2T बाय 3। तो 100 प्लस 2T बाय 3। और बेटे जो क्वांटिटी है, अब फिर से मैं कहूंगा, क्वांटिटी आप चाहे सप्लाई कर्व से निकाल लें चाहे डिमांड कर्व से निकाल लें। डिमांड कर्व ये वाली यूज करनी है, प्राइस P यूज करना है, जो P हमने निकाला है 100 माइनस T बाय 3। तो क्वांटिटी में सप्लाई से निकाल रहा हूँ, ज्यादा आसान है। 2P है क्वांटिटी, 2P मतलब ट्वाइस ऑफ 100 माइनस T बाय 3। सो क्वांटिटी वुड बी 200 माइनस 2T बाय 3। आप चाहें तो ये जो प्राइस आया 100 माइनस T बाय 3 यहां डाल दें इस डिमांड फंक्शन में, स्टिल आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, 100 माइनस T बाय 3 अगर मैं यहाँ डालता हूँ, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो ये 100 जो है आपका माइनस 100 होगा, 300 माइनस 100 हो जाएगा 200, और ये जो माइनस T बाय 3 है ये बन जाएगा प्लस T बाय 3, T हो जाएगा नेगेटिव।
तो माइनस टी प्लस टी बाई थ्री मिलके हो जाएगा क्या, माइनस टू टी बाई थ्री। तो आंसर सेम रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है जी। हाँ जी, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। थर्ड पार्ट में कह रहा है ऑब्टेन टैक्स रेवेन्यू and draw its graph. Also determine the tax rate at which tax revenue is maximum. देखो बेटे, आपको पता है कि टैक्स रेवेन्यू क्या होगा। टैक्स रेवेन्यू जितना गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया पर यूनिट, वो इनटू जो क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे हैं या सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है। इफ यू रिमेंबर, हमने अभी अभी क्वांटिटी फाइंड की थी, क्या आ रही थी क्वांटिटी की वैल्यू? आ रही थी जी 200 माइनस 2t/3, यही आ रही थी 200 माइनस 2t/3। तो टैक्स रेवेन्यू क्या आ गया? टैक्स रेवेन्यू आ गया 200t माइनस 2t²/3। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से माइनस 2/3 कॉमन ले लेते हैं, तो रह गया ये t² माइनस 300 आ गया जी, ये 300t। अब इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ t है उसके हाफ का स्क्वायर, 300 के हाफ का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे। इसका हाफ है 150, 150 का स्क्वायर होगा 22500, है ना। तो वो प्लस भी कर देंगे 22500 और माइनस भी कर देंगे 22500। ऐसा करने से क्या होगा, -2/3, ये टी स्क्वायर माइनस 300t प्लस 150 का स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपका t माइनस 150 का होल स्क्वायर। और ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, जब 2/3 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7500 टू 15,000 आ रहा है जी ये। तो अब वर्टेक्स, ये पैराबोला बन रहा है सर्टेनली, और पैराबोला इन्वर्टेड यू शेप में आ रहा है। इट इज कमिंग इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड यू। इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, इस होल स्क्वायर को जीरो पुट कर दीजिए। अब इसको जीरो पुट करते हैं तो एट वर्टेक्स जो t है उसकी वैल्यू है 150, और जब आपने इसको जीरो पुट किया तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टैक्स रेवेन्यू 15,000। एक बात और है, देखिए आप ध्यान से, ये जो आपका टोटल रेवेन्यू था ये आ रहा था -2/3 टाइम्स t² माइनस 300t, हो सॉरी, तो एट वर्टेक्स t है 150, टोटल रेवेन्यू है 15,000। आपने देखा टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू आपका आ रहा है -2/3 टाइम्स t² माइनस 300t, ठीक है। और यहां से हमें पता चल रहा है माइनस साइन से कि इसका ग्राफ बन रहा है इन्वर्टेड यू शेप। तो एक्स एक्सिस को ये मिलेगा दो पॉइंट्स पे। इसको जब आप जीरो पुट करते हैं टोटल रेवेन्यू को, तो टी 0 पे और टी 300 पे, इफ आई पुट इट 0, t² माइनस 300t को जीरो लेते हैं तो दो वैल्यूज आ रही है, t0 t300, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ मैं ले रहा हूं क्या, टैक्स रेट t, और यहाँ ले रहा हूं टैक्स रेवेन्यू tr। जब टैक्स रेट 0 है तब भी टैक्स रेवेन्यू 0 है, जब टैक्स रेट 300 है तब भी टैक्स रेवेन्यू 0 है। और उसके बीच में ग्राफ कैसा बन रहा है, ये शेप बता रही है कि इन्वर्टेड यू बन रहा है। जब टैक्स रेट 150 है तो हमने पता लगाया टैक्स रेवेन्यू वहां पर मैक्सिमम है कितना, 15,000। तो ऐसा बन रहा है ग्राफ इसका, यहाँ पे वैल्यू है 15,000। बहुत ज़्यादा मैथ्स मैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं हो रहा मैं डिस्कशन में अपनी, ठीक है। थोड़ा सा बस मैथ्स यहाँ पे आपका खर्च कर रहा हूँ। हमने देखा कि इफ आई पुट टोटल रेवेन्यू एज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू 0 होगा, तो दिस कर्व इज 0, मतलब t की वैल्यू आएगी 0 और 300, तो t 0 पे 0 है, 300 पे 0 है। हमने देखा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कि जब t 150 है तो टोटल रेवेन्यू 15,000 है। आपने मैथ्स पढ़ा है, आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि 0 से 150 की रेंज में आपका ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग आ रहा होगा, और 150 से आगे डिक्रीजिंग आ रहा होगा। आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी पढ़ा है, आप पता लगा सकते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टी आर विद रिस्पेक्ट टू टी, पुट दैट इक्वल टू 0, तो वहां से टैक्स आ जाएगा 150, और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहा होगा नेगेटिव, तो यानी ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राफ बन गया हमारे पास। अब
इकोनॉमिक्स में हम इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं क्या हम? लैफर कर्व। लैफर कर्व ये दिखाता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है तो इनिशियली तो टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट के बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया तो सॉरी टैक्स रेट बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू गिरेगा और अल्टीमेटली एक स्टेज के बाद वो जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाएगी तो लोग क्वांटिटी कम करते जाते हैं। इनिशियली तो क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, क्वांटिटी का उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे क्वांटिटी का कम होने का असर ज्यादा पड़ेगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पे लोग खरीदेंगे ही नहीं कुछ भी, कि बहुत महंगा लग रहा है हमको, हम नहीं खरीदते, तो वहां पर टैक्स रेवेन्यू क्या आ जाएगा? जीरो। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि आप बताइए ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है? 150 इज द ऑप्टिमम टैक्स रेट, यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, मैथ्स में आपने पढ़ा, अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने पढ़ा है मैथ्स में ये, अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, अगर ए नेगेटिव है तो इसका ग्राफ बनता है इन्वर्टेड यू शेप, और अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ बनता है यू शेप। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो ए है वो नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी है ही नहीं। बी और सी का साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, बी और सी का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ए का साइन। अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा इन्वर्टेड यू शेप जो यहाँ बन रहा है, और अगर इन्वर्टेड यू शेप बन रहा है तो इसका मैक्सिमम पॉइंट भी आता है, इसको वर्टेक्स बोला हमने, मैक्सिमम पॉइंट होता है माइनस बी अपॉन 2a सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर a है -2/3, b है 200, तो जब आप निकालेंगे माइनस बी अपॉन 2a तो आएगा 150, c 0 है, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a निकालेंगे तो आएगा 15,000। आप वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a की वैल्यू है -2/3, b है 200 और c है 0। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर ये जो 150 है आपका ऑप्टिमम टैक्स रेट है, और 15,000 रुपए मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट अर्न कर सकती है, राइट। अब फोर्थ पार्ट है बच्चों, फाइंड डेडवेट लॉस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डेडवेट लॉस विद टैक्स रेट। देखो बच्चों, पहले एक छोटा सा ग्राफ आपको समझाते हैं डेडवेट लॉस निकालने के लिए। देखिए, ये इनिशियली हमारे पास डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, और ये क्वांटिटी है बिफोर टैक्स, और ये प्राइस है बिफोर टैक्स। ठीक है जी। अगर आपको याद हो, हमने निकाली थी क्वांटिटी बिफोर टैक्स आ रही थी क्या? 200, और सॉरी प्राइस आ रहा था हमारा 100, सॉरी। ठीक है जी। अब जब आपने टैक्स लगा दिया, बायर्स पे लगाया, तो डिमांड लेफ्ट शिफ्ट करेगी, इससे क्या होगा? क्वांटिटी फॉल कर जाती है, ये नई क्वांटिटी आ गई। ये वो प्राइस है जो कि सेलर्स को मिला, ये वो प्राइस है जो कि बायर्स ने दिया, और इनका जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज टैक्स रेट। और ये नई क्वांटिटी इफ यू रिमेंबर हमने निकाली थी अभी क्या? 200 माइनस 2t/3। तो इस सिचुएशन में ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वो रीजन है जो हमारा डेडवेट लॉस है। ये ट्रायंगल, दिस इज द रीजन ऑफ डेडवेट लॉस, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का ये और प्रोड्यूसर सरप्लस का वो पार्ट है जो ना उनके पास रहा, कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के, और ना ही गवर्नमेंट इसको अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पाई, टैक्स रेवेन्यू में। तो ऊपर का जो ट्रायंगल है ये वाला, ये कंज्यूमर सरप्लस से लॉस हो गया, और नीचे का ट्रायंगल छोटा वाला जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस से लॉस हो गया। अब हम डेडवेट लॉस निकालेंगे कैसे? क्या होगा जी डेडवेट लॉस? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया आ रहा है तो डेडवेट लॉस क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ, बेस क्या है बेटे? बेस ये लाइन है बेस, ये क्या है? टैक्स रेट। और हाइट क्या है जी? हाइट है इन क्वांटिटीज का डिफरेंस। इनका डिफरेंस आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है? ये है 200 माइनस 200, और ये -2t/3 है तो प्लस 2t/3। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है मेरे को, स्पेस क्रंच। तो अब देखिए यहाँ पर ये 200 से 200 कैंसिल, तो आ गया हाफ इंटू टी इंटू 2t/3, यानी it is t²/3। so deadweight loss is t²/3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी टैक्स रेट होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे क्या है? डेडवेट लॉस। और ये भी एक पैराबोला है,
और ये कैसा बनेगा पैराबोला? इफ आई एम टेकिंग टैक्स रेट ऑन एक्स एक्सिस, डेबिट लॉस ऑन वाई एक्सिस, तो जब टैक्स रेट जीरो होगा तो डेबिट लॉस जीरो होगा। और ये यू शेप है, टैक्स रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये बनेगी शेप किसकी? डेबिट लॉस की। तो यानी डेबिट लॉस इज इंक्रीजिंग विद टैक्स रेट, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा डेबिट लॉस भी बढ़ेगा। क्लियर है जी बात? फाइन। तो ये है बेटे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया अभी, जहां पे हमने पता लगाया कि बिफोर टैक्स कैसे आएगा इक्विलिब्रियम, आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, टैक्स रेवेन्यू का और टैक्स रेट का क्या रिलेशन है, और डेबिट लॉस का टैक्स रेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है जी, थैंक यू।